क्या ये अजीब नहीं है कि जो इंसान अपनी इच्छा शक्ति लगाकर किसी बुरी आदत को छोड़ने की सबसे ज्यादा कोशिश करता है, उसी के हारने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। हाँ, सच में ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। मतलब लोग अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। बिल्कुल, मतलब वो फोन में तरह तरह के ऐप डाउनलोड कर लेंगे, अलार्म सेट करेंगे और खुद से बड़े बड़े वादे करेंगे। शुरुआत के कुछ दिन तो सब बहुत शानदार चलता है। और फिर अचानक से हाँ, अचानक से वही नई दिनचर्या एक पहाड़ जैसा बोझ लगने लगती है और अंत में वही पुरानी आदतें वापस लौट आती हैं। ऐसा क्यों होता है कि जिस चीज को हम दिल से बदलना चाहते हैं, उम, वही सबसे मुश्किल काम बन जाता है। ये ना बहुत ही दिलचस्प बात है। हम इंसान बदलाव चाहते हैं, सच में कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ही दिनों में वापस उसी पुरानी स्थिति में लौट आते हैं। हम्म ऐसा क्यों? ऐसा महसूस होता है जैसे दिमाग के अंदर ना कोई अदृश्य रबर बैंड है, जिसे हम जितना खींचते हैं वो उतनी ही तेजी से हमें वापस उसी पुरानी जगह पर खींच लाता है। लोग अक्सर ये मान बैठते हैं कि शायद उनके अंदर इच्छा शक्ति की कमी है या वो बदलाव के लायक ही नहीं है। जो कि सच नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। विज्ञान कुछ और ही कहानी बयां करता है। और यहीं पर आज की हमारी एक गहन चर्चा काम आएगी। आज हम आदतों के पीछे छिपे हुए उस विज्ञान को डिकोड करने वाले हैं जो सतह पर दिखाई नहीं देता। खासतौर पर उन सीखने वालों के लिए जो हमेशा कुछ नया समझना चाहते हैं, लेकिन इंटरनेट पर मौजूद सूचनाओं के भारी बोझ तले दबना नहीं चाहते। हम अक्सर गलत चीज को बिल्कुल गलत तरीके से बदलने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। आखिर हम गलती कर कहाँ रहे हैं? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर अलार्म लगाना या टाइम टेबल बनाना काम नहीं कर रहा, तो फिर असली समस्या क्या है? देखिए, आज की इस चर्चा का मुख्य लक्ष्य ये समझना है कि आदतें कैसे काम करती हैं। इससे कहीं ज्यादा जरूरी ये समझना है कि वो क्यों काम करती हैं। मतलब क्या और कैसे से ज्यादा क्यों पर फोकस करना है। एकदम सही। जब क्यों समझ में आ जाता है ना, तो उस आदत को तोड़ना या नई आदत बनाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। जब इंसान अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करता है ना, तो वो अक्सर अपनी सारी ऊर्जा बिल्कुल गलत जगह लगा रहा होता है। अच्छा, गलत जगह कैसे? इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि व्यवहार में बदलाव एक प्याज की तरह है। प्याज? हाँ, एक प्याज जिसकी 3 अलग-अलग परतें हैं। ठीक है, तो अगर हम इस प्याज को छीलना शुरू करें तो सबसे बाहरी परत कौन सी होगी? सबसे बाहरी परत है परिणाम, यानी आउटकम्स, जो नतीजे कोई इंसान हासिल करना चाहता है। जैसे कि मान लीजिए 10 किलो वजन कम करना। कोई प्रतियोगिता जीतना। हमारा समाज हमेशा नतीजों को इनाम देता है ना, इसलिए ज्यादातर लोग जब कोई लक्ष्य तय करते हैं तो वो पूरी तरह से इसी बाहरी परत पर ध्यान केंद्रित करते हैं। समझ गया। इसके बाद आती है बीच की परत, जिसे हम प्रोसेस या प्रक्रिया कहते हैं। प्रक्रिया का मतलब हुआ वो तरीके जो हम नतीजों तक पहुंचने के लिए अपनाते हैं। सही कहा। बिल्कुल सही। ये इस बारे में है कि इंसान रोजाना क्या करता है, जैसे जिम जाने का एक नया रूटीन बनाना, या अपने काम करने की मेज को साफ करना ताकि काम में ध्यान लग सके। हाँ, या फिर रोज सुबह उठकर ध्यान लगाने का अभ्यास शुरू करना। हम जो भी नई आदतें बनाते हैं वो ज्यादातर इसी दूसरी परत यानी प्रक्रिया से जुड़ी होती हैं। तो अगर बाहरी परत नतीजे हैं और बीच वाली परत प्रक्रिया है, तो फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है? मतलब लोग नतीजे भी तय करते हैं और प्रक्रिया भी बनाते हैं। जिम की मेंबरशिप ले ली, जूते खरीद लिए, अलार्म लगा लिया, फिर भी लोग फेल क्यों होते हैं? ये तीसरी परत क्या है जो इन दोनों पर भारी पड़ रही है? यही वो बिंदु है जहां सारा खेल बदल जाता है। तीसरी और सबसे गहरी परत है पहचान, यानी इंसान की अपनी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी? हाँ, ये इस बारे में है कि एक इंसान खुद के बारे में क्या मानता है, उसका विश्व दृष्टिकोण क्या है, उसकी खुद की छवि क्या है और वो खुद के और दूसरों के बारे में क्या धारणाएं रखता है। मतलब हमारे बिलीव्स। बिल्कुल, हमारे ज्यादातर विश्वास, हमारी गहरी मान्यताएं और हमारे पूर्वाग्रह इसी सबसे भीतरी परत में बसते हैं। आसान शब्दों में कहूँ तो परिणाम वो है जो हमें मिलता है, प्रक्रिया वो है जो हम करते हैं और पहचान वो है जो हम गहराई से मानते हैं। अरे वाह! तो क्या हम ये कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग अपनी पहचान को छुए बिना ही सिर्फ बाहर की 2 परतों को बदलने की कोशिश करते हैं? एकदम सही। लोग बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं।
वो इस बात पर ध्यान देते हैं कि उन्हें क्या हासिल करना है। इसे हम परिणाम आधारित आदतें कह सकते हैं। लेकिन इसका एक बहुत ही शक्तिशाली विकल्प है पहचान आधारित आदतें। इस दृष्टिकोण में शुरुआत इस बात से नहीं होती कि क्या पाना है, बल्कि इस बात से होती है कि इंसान कैसा व्यक्ति बनना चाहता है। ये बदलाव अंदर से बाहर की तरफ होता है। एक मिनट रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ा संदेह हो रहा है। मतलब इसे थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए मान लेते हैं कि दो लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। ठीक है। दोनों को किसी पार्टी में सिगरेट ऑफर की जाती है। पहला इंसान कहता है नहीं शुक्रिया, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनने में तो ये बहुत सही और तार्किक लगता है। लेकिन दूसरा इंसान कहता है नहीं शुक्रिया, मैं धूम्रपान नहीं करता। हाँ। कहानी सुनाने से शरीर की बायोलॉजिकल तलब खत्म हो जाएगी? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये सिर्फ शब्दों का खेल या खुद को धोखा देना बिल्कुल नहीं है। सच में? हाँ, बेशक शरीर की एक रासायनिक मांग होती है, लेकिन इंसान का दिमाग उस मांग को कैसे प्रोसेस करता है ये उसकी पहचान पर निर्भर करता है। पहले इंसान पर गौर कीजिए। वो कह रहा है मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब वो अभी भी खुद को स्मोकर ही मान रहा है? बिल्कुल। वो गहराई में अभी भी खुद को एक धूम्रपान करने वाला व्यक्ति मानता है जो बस कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है। उसका दिमाग एक थर्मोस्टैट की तरह काम कर रहा है। अच्छा। चूंकि अंदर की सेटिंग धूम्रपान करने वाले की है, तो जैसे ही वो सिगरेट से दूर जाता है, दिमाग उसे वापस उसी पुरानी पहचान की तरफ खींचने के लिए तलब पैदा करता है। पुरानी पहचान नई योजनाओं को हमेशा नष्ट कर देती है। और दूसरे इंसान के मामले में दिमाग का थर्मोस्टैट कैसे काम करता है? उसने तो कहा था कि मैं धूम्रपान नहीं करता। हाँ, दूसरे इंसान ने कहा मैं धूम्रपान नहीं करता। ये एक बहुत छोटा सा अंतर लगता है, लेकिन ये पहचान में एक बुनियादी बदलाव का संकेत है। उस इंसान के लिए धूम्रपान उसके अतीत का हिस्सा था, उसके वर्तमान का नहीं। वो अब खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं पहचानता जो सिगरेट पीता है। तो इससे क्या बदलता है? जब पहचान बदल जाती है ना, तो मनोवैज्ञानिक स्तर पर एक नई चीज पैदा होती है जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस या संज्ञानात्मक असंगति कहते हैं। अब अगर वो इंसान सिगरेट उठाता है तो उसे शारीरिक रूप से तो शायद अच्छा लगे, लेकिन मानसिक रूप से बहुत भारी तकलीफ होगी, क्योंकि वो काम उसकी नई पहचान के बिल्कुल खिलाफ है। तो अगर पुरानी पहचान नई आदतों को हरा देती है, तो इसका मतलब है कि हर आदत के पीछे कोई न कोई गहरी मान्यता छुपी है। एकदम सही। लोग अक्सर अपनी पहचान को बदले बिना सिर्फ नतीजों पर ध्यान देते हैं। कोई सोचता है मैं पतला होना चाहता हूं, इसलिए मैं ये डाइट करूंगा। वो ये नहीं समझते कि उनका खुद को मोटा या आलसी देखने का पुराना नजरिया उनकी नई डाइट को फेल कर सकता है। बिल्कुल। हर सिस्टम के पीछे कुछ बुनियादी मान्यताएं होती हैं। एक तरह का बिलीफ सिस्टम होता है। उदाहरण के लिए लोकतंत्र और तानाशाही के सिस्टम को देखिए। लोकतंत्र का सिस्टम स्वतंत्रता, बहुमत के शासन और सामाजिक समानता जैसी मान्यताओं पर आधारित है। वहीं तानाशाही का सिस्टम पूर्ण अधिकार और सख्त आज्ञाकारिता की मान्यताओं पर टिका होता है। हाँ, दोनों बिल्कुल अलग हैं। अब अगर कोई तानाशाही वाले देश में लोगों से स्वतंत्र रूप से वोट डलवाने की आदत डालना चाहे, तो क्या ये कभी सफल हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्वतंत्र वोटिंग का पूरा विचार ही उस तानाशाही सिस्टम की पहचान के खिलाफ है। सटीक। वोटिंग एक ऐसा व्यवहार है जो तानाशाही के मान्यताओं के तहत पनप ही नहीं सकता। ठीक यही नियम हम इंसानों पर भी लागू होता है। हमारी आदतों के पीछे भी एक छिपी हुई पहचान होती है। अगर कोई व्यवहार किसी इंसान की खुद की पहचान से मेल नहीं खाता, तो वो लंबे समय तक नहीं टिक सकता। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब हम पहचान और व्यवहार के इस टकराव की बात कर रहे हैं ना, तो मुझे कोलोराडो के ब्रायन क्लार्क की एक बेहद मजेदार और सच्ची कहानी याद आ रही है, जो हमारे स्रोतों में दी गई है। अरे हाँ, ब्रायन की कहानी। ब्रायन बचपन से ही अपने नाखून चबाते थे। ये शायद एक घबराहट वाली आदत के रूप में शुरू हुआ था और फिर उनकी जिंदगी का एक अवांछित हिस्सा बन गया। एक दिन उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर तय किया कि वो तब तक नाखून नहीं चबाएंगे जब तक वो थोड़े बड़े नहीं हो जाते। और उन्होंने जबरदस्ती खुद को रोककर ऐसा कर भी लिया। हाँ, बिल्कुल। और अक्सर लोग इच्छा शक्ति के बल पर कुछ समय के लिए ऐसा कर भी लेते हैं, लेकिन जैसा हमने देखा है, इच्छा शक्ति एक सीमित बैटरी की तरह होती है जो जल्दी खत्म हो जाती है। हाँ, और इसके बाद ब्रायन ने कुछ ऐसा किया जो बहुत ही अनोखा था।
उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वो उनके लिए पहली बार एक मैनिक्योर अपॉइंटमेंट बुक कर दे। उनका सोचना था कि अगर वो अपने नाखूनों पर पैसे खर्च करेंगे तो शायद पैसे बर्बाद होने के डर से वो उन्हें नहीं चबाएंगे। और ये तरकीब सच में काम कर गई, लेकिन पैसों की वजह से नहीं। तो पर्दे के पीछे का असली कारण क्या था? हुआ ये कि मैनिक्योर के बाद पहली बार ब्रायन की उंगलियां सच में बहुत अच्छी दिख रही थीं। मैनिक्योर करने वाले ने यहां तक कह दिया कि अगर वो नाखून चबाने की आदत को छोड़ दें तो उनके नाखून बहुत स्वस्थ और आकर्षक हैं। उस पल में जिंदगी में पहली बार ब्रायन को अपने नाखूनों पर एक गर्व की भावना महसूस हुई। वाह! ये एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उस गर्व ने अंदर से सब कुछ बदल दिया। उस दिन के बाद से उन्होंने कभी अपने नाखून नहीं चबाए, एक बार भी नहीं। और इसका कारण सिर्फ ये था कि अब उन्हें अपने नाखूनों की देखभाल करने में गर्व महसूस होता था। मतलब उनकी पहचान ही बदल गई। बिल्कुल, उनकी पहचान एक नाखून चबाने वाले इंसान से बदलकर एक ऐसे इंसान की हो गई जिसके नाखून सुंदर हैं। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ब्रायन की कहानी हमें बताती है कि जब कोई आदत किसी इंसान की पहचान का हिस्सा बन जाती है तो वो आंतरिक प्रेरणा का सबसे बड़ा रूप होता है। मतलब अंदर से आने वाला मोटिवेशन। हाँ, बाहर से मिलने वाला इनाम या सजा ज्यादा दिन काम नहीं आते। ये कहना एक बात है कि मैं ऐसा इंसान हूं जो ये चीज चाहता है, और ये कहना बिल्कुल अलग बात है कि मैं ऐसा ही इंसान हूं। बहुत गहरा अंतर है। जब किसी इंसान को अपनी पहचान के किसी हिस्से पर गर्व होने लगता है तो वो उस पहचान से जुड़ी आदतों को बनाए रखने के लिए जी जान लगा देता है। ये बहुत स्वाभाविक लगता है। मतलब अगर किसी को अपने बालों पर गर्व है तो वो उनकी देखभाल के लिए हजारों तरीके अपनाएगा। उसे कोई याद नहीं दिलाएगा कि बालों में तेल लगाना है या सीरम लगाना है। बिल्कुल नहीं। वो बस करेगा क्योंकि ये उसकी पहचान का हिस्सा है। बिल्कुल। असली व्यवहार परिवर्तन असल में पहचान का परिवर्तन ही है। बाहरी प्रेरणा या मोटिवेशनल वीडियो देखकर लोग जिम जा सकते हैं या एक दो बार स्वस्थ खाना खा सकते हैं, लेकिन अगर वो उस व्यवहार के पीछे की मान्यता को नहीं बदलते तो लंबे समय तक उस पर टिके रहना बहुत मुश्किल है। हाँ, वो बस कुछ दिनों का जोश होता है। सुधार तब तक अस्थायी होते हैं जब तक वो इंसान के अस्तित्व का हिस्सा नहीं बन जाते। कोई किताब पढ़ना लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि पाठक बनना लक्ष्य होना चाहिए। मैराथन दौड़ना लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि धावक बनना लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन एक बड़ा सवाल जो यहाँ उठता है वो ये है कि अगर हमारी पहचान हमारी आदतों को इस तरह से चलाती है तो ये पहचान आखिर बनती कैसे है? क्या कोई भी इंसान इन मान्यताओं के साथ ही पैदा होता है? क्योंकि अगर कोई खुद को हमेशा से एक आलसी इंसान मानता आया है तो वो अचानक से अपनी पहचान कैसे बदल सकता है? ऐसा तो है नहीं कि कोई सुबह उठेगा और कहेगा आज से मैं एक एथलीट हूं और उसका दिमाग उस बात को मान लेगा। दिमाग तो सबूत मांगेगा ना। ये चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोई भी इंसान पहले से तय मान्यताओं या पहचान के साथ पैदा नहीं होता। खुद के बारे में हर एक विश्वास अनुभव के माध्यम से सीखा और विकसित किया जाता है। सच तो यह है कि इंसान की पहचान उसकी रोजमर्रा की आदतों से ही उभर कर आती है। अच्छा। अगर हम अंग्रेजी के शब्द आइडेंटिटी की जड़ों में जाएं तो ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एसेंटिटास, जिसका अर्थ है अस्तित्व या होने की अवस्था, और आइडेंटिडिम, जिसका अर्थ है बार बार। बार बार किया गया अस्तित्व। वाह, ये तो बहुत ही शानदार है। हाँ, शाब्दिक अर्थ में किसी भी इंसान की पहचान उसका बार बार किया गया अस्तित्व ही है। कोई भी इंसान जो भी पहचान रखता है वो उस पर इसलिए विश्वास करता है क्योंकि उसके पास उस पहचान को सच साबित करने के लिए सालों के अनुभव और सबूत होते हैं। सबूत। अगर कोई लगातार 20 साल तक हर रविवार किसी प्रार्थना स्थल पर जाता है तो उसके पास सबूत है कि वो धार्मिक है। अगर कोई हर रात सोने से पहले 1 घंटा पढ़ता है तो उसके पास सबूत है कि वो एक पाठक है। मूल स्रोतों में भी इसका एक बहुत शानदार उदाहरण दिया गया है। लेखक ने अपने शुरुआती जीवन में कभी खुद को एक लेखक नहीं माना था। उनके स्कूल और कॉलेज के शिक्षकों का भी यही मानना था कि वो बस एक औसत दर्जे के लिखने वाले हैं। हाँ, उनके पास लेखक होने का कोई सबूत नहीं था। बिल्कुल। लेकिन जब उन्होंने अपना काम शुरू किया तो उन्होंने हर सोमवार और गुरुवार को एक नया लेख प्रकाशित करने की आदत डाल ली। जैसे जैसे ये आदत दोहराई गई, उनके पास लेखक होने के सबूत इकट्ठे होने लगे और धीरे धीरे उनकी खुद की नजरों में लेखक की पहचान पुख्ता हो गई। ये उदाहरण साबित करता है कि कोई भी रातों रात चुटकी बजाकर नया इंसान नहीं बन जाता। ये एक धीमी और क्रमिक प्रक्रिया है। इंसान धीरे धीरे दिन ब दिन एक एक आदत के जरिए बदलता है। हर एक आदत खुद को दिया गया एक सुझाव है, शायद मैं ऐसा ही इंसान हूँ।
सुनते सुनते मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है। क्या हम इसे एक चुनाव की तरह देख सकते हैं? चुनाव कैसे? मान लीजिए कि हमारा दिमाग एक चुनाव क्षेत्र है जहां अलग अलग पहचानों के बीच वोटिंग हो रही है। हर छोटी आदत जो कोई इंसान करता है वो उस व्यक्ति के लिए एक वोट डालने के बराबर है जो वो भविष्य में बनना चाहता है। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया एनालॉजी है ना? हाँ। कोई भी एक अकेला वोट रातों रात चुनाव का नतीजा नहीं बदल सकता, लेकिन जैसे जैसे अच्छे वोट इकट्ठे होते हैं हमारी नई पहचान के जीतने के सबूत बढ़ते जाते हैं। ये चुनाव वाली एनालॉजी बहुत ही सटीक है और इसके पीछे का मनोविज्ञान बिल्कुल स्पष्ट है। ये समझाती है कि सार्थक और बड़े बदलाव के लिए कोई बहुत बड़े या क्रांतिकारी कदम उठाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। छोटी छोटी आदतें नई पहचान के लिए वोट बनकर एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इस चुनाव वाली एनालॉजी में लगती है वो ये है कि चुनाव जीतने के लिए सर्वसम्मति यानी 100% वोटों की जरूरत नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं। किसी भी चुनाव में 100% वोट नहीं चाहिए होते, सिर्फ बहुमत चाहिए होता है। इसका मतलब है कि अगर कभी कभार कोई पुरानी बुरी आदत वापस आ जाए, मान लीजिए किसी ने फिटनेस के सफर में एक दिन जंक फूड खा लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा चुनाव हार गया। एकदम सही बात है। एक दो गलत वोट पड़ने से कुछ खत्म नहीं होता। लक्ष्य सिर्फ इतना है कि ज्यादातर समय सही वोट डाला जाए। क्या ये हमें उस अपराध बोध से नहीं बचाता जो अक्सर लोगों को अपनी डाइट या रूटीन तोड़ने के बाद महसूस होता है? बिल्कुल बचाता है। ये अपराध बोध ही अक्सर लोगों को वापस पुरानी आदतों में धकेल देता है। बहुमत का विचार इस प्रक्रिया को बहुत मानवीय और व्यावहारिक बनाता है। इसलिए अपनी पहचान को बदलने की ये पूरी प्रक्रिया मूल रूप से सिर्फ 2 चरणों में बांटी जा सकती है। ये मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। अगर किसी को नहीं पता कि वो कैसा व्यक्ति बनना चाहता है, लेकिन ये पता है कि उसे क्या परिणाम चाहिए, जैसे वेतन दोगुना करना या वजन कम करना, तो उसे उस परिणाम से पीछे की तरफ सोचना चाहिए। रिवर्स इंजीनियरिंग की तरह। हाँ, खुद से पूछना चाहिए किस तरह का इंसान ये परिणाम हासिल कर सकता है। जो इंसान एक किताब लिख सकता है वो शायद एक निरंतर और भरोसेमंद व्यक्ति होगा। तो लक्ष्य किताब लिखना नहीं बल्कि निरंतर और भरोसेमंद इंसान बनना हो गया। और फिर आता है दूसरा चरण। और दूसरा चरण है वोट डालना। हाँ, दूसरा चरण है छोटी जीतों के साथ इसे खुद को साबित करना। एक बार जब यह तय हो जाए कि कैसा इंसान बनना है, तो छोटे छोटे कदम उठाकर उस पहचान को मजबूत करना, बार बार सही वोट डालना, ताकि दिमाग को नए सबूत मिल सकें। ये सुनने में बहुत ही सशक्त और ऊर्जा देने वाला लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस कहानी का एक दूसरा थोड़ा डरावना पहलू भी है। वो क्या? अगर पहचान इतनी शक्तिशाली चीज है जो हमारी आदतों को चलाती है, तो क्या ये कभी हमारे खिलाफ भी काम कर सकती है? मेरा मतलब है, बदलाव के सफर में सबसे बड़ी रुकावट हमारी अपनी पुरानी पहचान ही तो है, जो अपनी सत्ता छोड़ना नहीं चाहती। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। पहचान असल में एक दोधारी तलवार की तरह है। दोधारी तलवार? हाँ, जब ये किसी के पक्ष में काम करती है तो ये आत्म सुधार की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, लेकिन जब ये खिलाफ काम करती है तो ये एक बहुत बड़ा अभिशाप बन सकती है। एक बार जब कोई इंसान किसी विशेष पहचान को अपना लेता है तो उस पहचान के प्रति उसकी वफादारी उसकी बदलने की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। मनोवैज्ञानिक इसे एक पिंजरे की तरह देखते हैं। ये पिंजरा बनता कैसे है? बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी एक वैचानिक निद्रा में बिता देते हैं। कॉग्निटिव स्लंबर? हाँ, ये दिमाग के लिए एक बहुत ही आरामदायक स्थिति होती है, क्योंकि इसमें दिमाग को नई चीजें सोचने में ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती। लोग आंख मूंदकर उन रूढ़ियों का पालन करते हैं जो उनकी पहचान से जुड़ी होती हैं। जैसे लोग अक्सर बहाने बनाते हैं। बिल्कुल, जैसे लोग अक्सर कहते हैं मुझे रास्ते बिल्कुल याद नहीं रहते, मैं सुबह जल्दी उठने वाला इंसान नहीं हूँ, मुझे लोगों के नाम याद नहीं रहते, या फिर मैं तकनीक के मामले में बहुत कमजोर हूँ। हाँ, मैंने बहुत लोगों को ये कहते सुना है, अरे ये मैथ्स या कैलकुलेशन का काम मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं बचपन से ही मैथ्स में कमजोर हूँ। शायद चौथी क्लास में उनके अच्छे नंबर नहीं आए होंगे और उन्होंने हमेशा के लिए खुद को उस पहचान में कैद कर लिया। बिल्कुल, वो अपने ही बनाए हुए पिंजरे में बंद हो जाते हैं और फिर अंदर ही अंदर एक दबाव होता है कि अपनी उस छवि को बनाए रखना है, भले ही वो छवि गलत या नुकसानदायक क्यों ना हो। तो सवाल यह है कि इन गहरी और पुरानी मानसिक खाइयों से बाहर कैसे निकला जाए? कोई इंसान उस पहचान को कैसे तोड़े जो उसे सालों से पीछे खींच रही है? इसका जवाब थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है। सच्ची प्रगति के लिए नई चीजें सीखने से ज्यादा जरूरी है
पुरानी चीजों को अनलर्न करना यानी भुलाना। अनलर्न करना। हाँ, किसी भी इंसान को अपनी मान्यताओं को लगातार जांचते और एडिट करते रहना चाहिए। सकारात्मक बदलाव में सबसे बड़ी बाधा पहचान का टकराव है। मतलब आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, अगर कोई नई अच्छी आदत तार्किक रूप से बिल्कुल सही है, लेकिन वो किसी की पुरानी पहचान से टकराती है, तो वो व्यक्ति उस आदत को कभी नहीं अपना पाएगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई भाषा सीख रहा है, तो उसे पहले अपनी मातृभाषा के कुछ व्याकरणिक नियमों को भूलना पड़ता है, तभी वो नई भाषा के ढांचे को अपना सकता है। ये बहुत ही तार्किक बात है। इसलिए किसी भी पहचान से बहुत ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। विकास के लिए अपनी पुरानी त्वचा को छोड़ना जरूरी है, ठीक वैसे ही जैसे एक सांप अपनी पुरानी केंचली उतारता है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर हम इन सारी बातों को समेटें, प्यास की तीनों परतें, कॉग्निटिव डिसोनेंस, चुनाव के बहुमत वाले वोट और वैचारिक निद्रा से जागकर पुरानी चीजों को अनलर्न करना, तो बात यहां आकर टिकती है कि आदतें सिर्फ बाहरी सफलता के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। मुझे स्रोत सामग्री में दी गई उस महिला का उदाहरण बहुत पसंद आया जिसने अपना 100 पाउंड से ज्यादा वजन कम किया था। हाँ, वो उदाहरण इस पूरी चर्चा का सार है। उसने कोई बहुत कठिन डाइट चार्ट नहीं बनाया था या खुद को किसी सजा से नहीं गुजारा था। उसने बस दिन भर खुद से ही सवाल पूछा, एक स्वस्थ व्यक्ति इस स्थिति में क्या करेगा? क्या बात है। चुनेगा। उसने बस एक स्वस्थ इंसान की तरह व्यवहार करना शुरू किया, छोटे छोटे वोट डाले और समय के साथ वो सच में अंदर और बाहर दोनों से वही इंसान बन गई। और यही आदतों का वास्तविक अर्थ है। आदतों को सिर्फ कुछ लाइफ हैक्स अपनाने, सुबह जल्दी उठने के नुस्खे ढूंढने या केवल बाहरी सफलता पाने के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। आदतें इसलिए मायने नहीं रखती कि वो सिर्फ कुछ भौतिक चीजें दिलाती हैं। आदतें इसलिए मायने रखती हैं क्योंकि उनके माध्यम से ही हमारे खुद के बारे में सबसे गहरे विश्वास विकसित होते हैं। वो माध्यम है जिनसे कोई भी इंसान खुद पर भरोसा करना सीखता है। खुद पर भरोसा करना? हाँ, संक्षेप में कहूँ तो कोई भी इंसान अंततः वही बन जाता है जैसी उसकी आदतें होती हैं। ये सच में एक बहुत ही गहरा विचार है। जो काम हम रोज करते हैं वो सिर्फ काम नहीं है, वो हमारे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। हमारी आदतें हमारा आईना है। और इसीलिए शुरुआत हमेशा क्या हासिल करना है या कैसे करना है से नहीं, बल्कि कौन बनना है से होनी चाहिए। जब ये स्पष्ट हो जाता है कि कौन बनना है, तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। इसके बिना बदलाव की कोशिश करना उस नाव की तरह है जिसमें कोई पतवार ही न हो। आप मेहनत तो बहुत करेंगे लेकिन पहुंचेंगे कहीं नहीं। और इसी के साथ हम आज की इस गहन चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। आज हमने देखा कि कैसे बाहरी बदलाव से ज्यादा आंतरिक पहचान का बदलाव जरूरी है और कैसे हर छोटी आदत एक नए भविष्य के लिए डाला गया वोट है। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले, चूंकि हम जानते हैं कि प्रगति के लिए लगातार अपनी पुरानी मान्यताओं को अनलर्न करना यानी उन्हें भुलाना जरूरी है, तो जरा सोचने वाली बात है ना कि हम इंसानों के रूप में हमारे अंदर ऐसे कौन से गहरे विश्वास बैठे हैं जिन्हें हम अपनी पक्की पहचान मान चुके हैं। लेकिन असल में वो सिर्फ एक बहुत पुरानी बुरी आदत है जिसने एक नकाब पहन रखा है। शिव, वाकई में एक बहुत ही गहरा और आत्ममंथन करने वाला सवाल है। इसी विचार के साथ आज की गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और अपनी नई पहचान के लिए सही वोट डालते रहिए।